हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर स्टडी फॉर वेलकम है। जैसा कि दोस्तों मैं यूपीआर ब्लैंड टेक्नीशियन ग्रेड 2 2020 के लिए ठीक है इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज चला रहे हैं। ठीक है, तो उसमें दोस्तों आज मेरा थर्ड पार्ट है इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट का। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट की ऑलरेडी मैंने थ्योरी की क्लास पूरी कर दी है। ठीक है, तो उसी के बेस पर हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे हैं। लगभग 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज है, तो इसमें ऑलरेडी हमने 2 पार्ट आपके लिए अपलोड कर चुके हैं। तो आज का मेरा थर्ड पार्ट है। तो थर्ड पार्ट में हमने रखे हैं लगभग 151 से लेके, ठीक है, हमने जो आज क्वेश्चन रखे हैं 101 से लेके 151 के बीच में है। ठीक है, ऑलरेडी हमने 100 क्वेश्चन आपके लिए अपलोड कर चुके हैं। यदि आप अभी तक नहीं देखें तो जाके आप मेरे चैनल के प्ले लिस्ट से आप उसे देख सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हमने एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। ठीक है, उसका एक एक क्वेश्चन की एनालिसिस बहुत अच्छे से किया है। ठीक है, हमने आपको हर एक क्वेश्चन को समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, हम आशा करते हैं कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। दोस्तों इसी क्रम में जैसे कि यदि आप इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स से ITI किए हैं या आप इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स से ITI हैं, आप UPR विनल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या आप UPPCL की तैयारी कर रहे हैं, आप इलेक्ट्रीशियन के स्टूडेंट हैं, तो आपके यहाँ भी इंस्ट्रूमेंट का पार्ट है। ठीक है, आपके यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट से 6-7 क्वेश्चन आते हैं, तो आपके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी इस वीडियो को देखते रहें, शेयर करते रहें। यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, डायरेक्ट आएंगे आज के क्वेश्चन पे। ठीक है, आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दोस्तों आज मैं स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 101 से। ठीक है, तो आज का मेरा पहला क्वेश्चन है, इंस्ट्रूमेंट की रेंज अधिक होने के लिए मीटर में क्या होना चाहिए। ठीक है, अगर इंस्ट्रूमेंट की रेंज हमको अधिक करनी है तो क्या होना चाहिए, लीनियर स्केल होनी चाहिए या स्क्वायर लाई स्केल होनी चाहिए या एक्सपोनेंशियल स्केल होनी चाहिए या लघु गणकीय स्केल होनी चाहिए। तो यदि इंस्ट्रूमेंट की अगर वाइड रेंज के लिए, ठीक है, तो हमें क्या होना चाहिए कि लघु गुणकीय स्केल होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, 100 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 102 है, मापन यंत्रों में स्प्रिंग का कार्य क्या होता है। ठीक है, जो हमारे मापन यंत्र होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उसमें स्प्रिंग का कार्य क्या होता था, कुंडलियों में धारा को भेजना या पॉइंटर के कंपनों को कम करना या पॉइंटर की गति को कंट्रोल करना या धुरी को उसके स्थान पर होल्ड करना। दोस्तों मैंने बताया था आपको 3 प्रकार के टार्क बताए थे। ठीक है, एक मैंने आपको बताया था डिफ्लेक्टिंग टार्क, ठीक है, जिसे बोलते हैं हम ऑपरेटिंग टार्क। ठीक है, इसके अलावा मैंने बताया था कंट्रोलिंग टार्क। क्या होता था, कंट्रोलिंग टार्क डिफ्लेक्टिंग टार्क के अपोज में लगता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था एक डैम्पिंग टार्क। ठीक है, तो डैम्पिंग टार्क क्या करता था कि जो हमारा पॉइंटर होता था, इस पॉइंटर की गति को क्या करता था, जो कंपन होता था पॉइंटर में, तो पॉइंटर में जो कंपन होता था उस कंपन को कम करने के लिए हम डैम्पिंग टार्क का प्रयोग करते थे। तो यहाँ बात कर रहा है कि स्प्रिंग का कार्य क्या होता था, तो हमने जो कंट्रोलिंग टार्क के रूप में प्रयोग करते तो स्प्रिंग का प्रयोग करते, तो स्प्रिंग कार्य क्या होता था, पॉइंटर की गति को कंट्रोल करना। ठीक है, तो 102 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 103 हमारा VTVM द्वारा किसी निम्न प्रतिबाधा पर मापी गई वोल्टेज मल्टीमीटर द्वारा मापी गई वोल्टेज की तुलना में अधिक विश्वसनीय है, क्यों। उसका रीज़न आपको बताना है कि VTVM हमारा अधिक विश्वसनीय होता है क्यों। ठीक है, तो उसमें क्या है कि VTVM की जो सेंसिटिविटी होती है अधिक होती है, ये सही है। ठीक है, हाई सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट होता है या उच्च इनपुट इम्पीडेंस उपलब्ध कराता है, ये भी सही है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या है कि यह मापी जाने वाली वोल्टेज को परिवर्तित नहीं करता है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 का ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। ठीक है, आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर हमारा 104 है। तो 104 में क्या है कि EMF मापन करते समय, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को मेजर करते समय इंस्ट्रूमेंट द्वारा ली गई धारा को कम करने के लिए उपयुक्त यंत्र है। वो कौन सा यंत्र है कि अगर हम EMF को मेजर कर रहे हैं तो उस कंडीशन में इंस्ट्रूमेंट द्वारा जो ली गई धारा होती है उसको कम कर सके। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा PMMC इंस्ट्रूमेंट, या बी है इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट, या सी है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट, या डी है हमारा पोटेंशियोमीटर। ठीक है, तो 104 का हो जाएगा आपका
इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का मापन करते समय इंस्ट्रूमेंट द्वारा ली गई धारा को कम करने के लिए उपयुक्त कौन सा होता है, वो होता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। तो 104 का सी हमारा करेक्ट है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 105 हमारा VTVM तथा AC मिली वोल्ट मीटर की रचनाओं में मूल अंतर क्या है। तो VTVM जो होता है हमारा वो रेक्टिफायर एम्पलीफायर टाइप होता है, जबकि मिली वोल्ट मीटर में कोई अतिरिक्त प्रोब नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है कि VTVM का मूल्य मिली वोल्ट मीटर की तुलना में लगभग 10 गुना होता है। या ऑप्शन नंबर सी है, VTVM रेक्टिफायर टाइप एम्पलीफायर टाइप होता है, जबकि मिली वोल्ट मीटर एम्पलीफायर रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। जो हमारा VTVM होता है वो रेक्टिफायर एम्पलीफायर टाइप होता है, जबकि मिली वोल्ट मीटर हमारा एम्पलीफायर रेक्टिफायर टाइप होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आप सोच रहे होंगे इसकी VTVM क्या होता है, ठीक है। तो VTVM क्या होता है, वैक्यूम ट्यूब वोल्ट मीटर से बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, वैक्यूम ट्यूब वोल्ट मीटर। तो वैक्यूम ट्यूब वोल्ट मीटर जो होता है हमारा वो रेक्टिफायर एम्पलीफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है, जबकि हमारा जो मिली वोल्ट मीटर होता है वो एम्पलीफायर रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 106 है, उच्च आवृत्ति तथा कम मान की धाराओं के मापन के लिए सबसे अधिक उपयुक्त यंत्र है जो हाई फ्रीक्वेंसी पर वर्क करता है और हमको स्मॉल क्वांटिटी यानी लो वैल्यू को मेजर करके देता है। कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट। ऑप्शन नंबर बी हमारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। या ऑप्शन नंबर सी है हमारा इलेक्ट्रोडायनोमिक एमीटर। या ऑप्शन नंबर डी हमारा थर्मोकपल टाइप इंस्ट्रूमेंट। दोस्तों मैंने जब आपको थर्मोकपल टाइप इंस्ट्रूमेंट पढ़ाया था तो उसमें मैंने एक पॉइंट आपको लिखाया था कि थर्मोकपल हमारा हाई फ्रीक्वेंसी पे वर्क करता है, लेकिन यह बहुत स्मॉल क्वांटिटी को मेजर करता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा 106 का। थर्मोकपल टाइप इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो उच्च आवृत्ति तथा कम मान की धाराओं को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आइए हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा क्रीपिंग समानता। क्रीपिंग कहाँ पे होती है, वाट घंटा मीटर में होती है, या पावर फैक्टर मीटर में होती है, या वाट मीटर में होती है, या kVAR मीटर में होती है। तो हमने बताया था आपको जो क्रीपिंग होती है वो क्रीपिंग की जो प्रॉब्लम होती है वो हमारे एनर्जी मीटर में होती है। तो एनर्जी मीटर को हम बोलते हैं वाट आवर मीटर भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 107 का ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है, ठीक है। क्रीपिंग कहाँ पाई जाती है, क्रीपिंग जो एक प्रकार की एरर होती है वो एरर कहाँ पाई जाती है, वाट घंटा मीटर में पाई जाती है। क्रीपिंग एरर को हमने दोष करने के लिए दोस्तों 3 कारण बताए थे, ठीक है। क्रीपिंग एरर होती क्या है, क्रीपिंग एरर होती है कि यदि आपके एनर्जी मीटर पे कोई भी लोड नहीं है तब भी वह रीडिंग देता है। इसी एरर को हम बोलते हैं क्रीपिंग एरर। मतलब आपके घर में एक भी बल्ब नहीं जल रही है, ठीक है, लेकिन तब भी आपका जो एनर्जी मीटर है वो आपकी रीडिंग दे रहा है, तो उस एरर को बोलते हैं हम क्रीपिंग एरर। तो उसको दूर करने के लिए, ठीक है, कई विधियाँ बताई थी। जो हमारा रोटेटिंग डिस्क होता है उस रोटेटिंग डिस्क में क्या कर सकते हैं, हम अपोजिट डायरेक्शन में होल्ड कर सकते हैं, या आप उस रोटेटिंग डिस्क क्या करते हैं, एक स्लॉट काट सकते हैं दोनों साइड में, ठीक है, सेम स्लॉट काट सकते हैं ऐसे, ठीक है। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, एक मैग्नेट का टुकड़ा आप उस रोटेटिंग डिस्क पे चिपका सकते हैं। तो इस एरर को हम दूर करने की ये सभी विधियां कर सकते हैं, ठीक है। आइए हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। 108 है, ओम मीटर में एक सेफ्टी प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है, इसका फंक्शन है। जो सेफ्टी रेजिस्टेंस का हम प्रयोग करते हैं उसका फंक्शन क्या होता है, कुंडली में धारा सीमित करना, या कुंडली के एकरास वोल्टेज ड्रॉप को बढ़ाना, या कुंडली में धारा बढ़ाना, या बैटरी की सुरक्षा करना, ठीक है। तो ओम मीटर में अगर हम सेफ्टी प्रतिरोध का जो प्रयोग करते हैं उसका मेन कार्य क्या होता है कि कुंडली में जो धारा होती है उसको सीमित करना, ठीक है। तो 108 का ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 109 है, मध्यम मान के प्रतिरोध के मापन में निम्न में से किस विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। दोस्तों आपको ऑप्शन है देखना है, नहीं, ये नहीं अगर छिप जाता है तो काफ़ी लोग इस क्वेश्चन को गलत करके चलते हैं, ठीक है, क्योंकि बस मीडियम मान को देखें
वो पूरा स्टेटमेंट पढ़ेंगे नहीं, डायरेक्ट आपको ऑप्शन टिक करके चले जाओगे, आप हीट स्टोन ब्रिज कर दोगे। यहाँ पे मीटर फॉलोअर भी होता है, हमारा सब्स्टिट्यूशन विधि का भी हम प्रयोग करते हैं मीडियम रेजिस्टेंस को मापने के लिए। तो लोग इस सब ऑप्शन को देखेंगे नहीं, जो सबसे प्रचलित ऑप्शन होता है लोग हीट स्टोन ब्रिज को मार के चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन क्या कह रहा है, नहीं कह रहा है, ठीक है। तो आपको ये नहीं देखना है। तो काफ़ी लोग होते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को बहुत लोग गलत करते हैं, ठीक है। तो इसलिए स्टेटमेंट को आपको पूरा पढ़ना चाहिए, पहले आप स्टेटमेंट को पढ़ें तो उसके बाद आंसर देने का प्रयास किया करें। कह रहा है कि मध्यम मान के प्रतिरोधों के मापन में निम्न में से किस विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो हम जानते हैं केल्विन डबल ब्रिज जो होता है हमारा, केल्विन डबल ब्रिज का प्रयोग हम लो रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो यही एक विधि है जिसका प्रयोग हम मध्यम मान या मीडियम रेजिस्टेंस को मापने के लिए नहीं कर सकते हैं। बाकी हम वोल्ट मीटर मेथड हमने आपको बताया है, हीट स्टोन ब्रिज भी आपको बताया है, और सब्स्टिट्यूशन मेथड या प्रतिस्थापन विधि भी मैंने आपको बताई है, ठीक है। तो तीनों विधि के माध्यम से मीडियम रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 110 है, गैल्वेनोमीटर में डॉट डॉट डैम्पिंग का उपयोग किया जाता है। जो हमारा गैल्वेनोमीटर होता है उसमें किस प्रकार की डैम्पिंग का हम प्रयोग करते हैं, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का प्रयोग करते हैं, या फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग का प्रयोग करते हैं, या स्प्रिंग कॉइल डैम्पिंग का प्रयोग करते हैं, या ईडी करंट डैम्पिंग का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों जो हमारा गैल्वेनोमीटर होता है, गैल्वेनोमीटर में हम ईडी करंट डैम्पिंग का प्रयोग करते हैं। तो 110 का ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली इसे रख लें दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आइए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 112 है, ठीक है, 112 नंबर है। तो इंडिकेटिंग टाइप यंत्रों में चुंबकीय या इलेक्ट्रोडायनेमिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या थर्मल या केमिकल या इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रभावों को प्रयुक्त कर उत्पन्न बल आघूर्ण कौन सा होता है, ठीक है। मतलब यदि हमको इंडिकेटिंग टाइप यंत्र है उसमें हमको मैग्नेट प्रयोग करना है, या इलेक्ट्रोडायनेमिक प्रिंसिपल को यूज करना है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल को यूज करना है, हम थर्मल इफेक्ट को यूज करेंगे, केमिकल इफेक्ट को यूज करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट को यूज करेंगे। तो इन सब इफेक्ट का यूज हम किस टार्क को जनरेट करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों पहला टार्क हमारा क्या होता है, ऑपरेटिंग टार्क या डिफ्लेक्टिंग टार्क। तो हम क्या प्रयोग करेंगे कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। डिफ्लेक्टिंग टार्क को हम जनरेट करने के लिए इन सभी चीज़ों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो 112 का ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। आइए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 113 है दोस्तों, पोटेंशियोमीटर द्वारा मुख्य रूप से, पोटेंशियोमीटर के द्वारा मुख्य रूप से हम क्या करते हैं। तो पोटेंशियोमीटर का मेन कार्य क्या होता है, प्रतिरोधों की तुलना की जाती है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की तुलना की जाती है, या कैपेसिटेंस की तुलना की जाती है, या ऑप्शन नंबर डी है धाराओं की तुलना की जाती है। तो पोटेंशियोमीटर एक प्रकार का कंपेरिजिंग इंस्ट्रूमेंट भी होता है, ठीक है। इसके माध्यम से क्या करते हैं, हम वोल्टेज की तुलना करते हैं, ईएमएफ की तुलना करते हैं। तो 113 का ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। आइए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। 114 है, सीमेंस का मात्रक है, ठीक है। सीमेंस किसका मात्रक होता है, कंडक्टेंस का, प्रतिरोध का, फ्लक्स घनत्व का, या विद्युत क्षेत्र का। तो हमारा जो दोस्तों सीमेंस होता है वो किसका मात्रक होता है, कंडक्टेंस का। तो कंडक्टेंस मात्रक क्या होता है, सीमेंस। कंडक्टेंस को लिखते हैं हम G = 1/R। 1/R को बोलते हैं दोस्तों क्या, महो। तो महो को ये बोल सकते हैं क्या, सीमेंस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। सीमेंस किसका मात्रक है, सीमेंस हमारा जो है कंडक्टेंस का मात्रक है। 114 का ए हमारा करेक्ट है। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 115 है दोस्तों, वोल्टेज रेशियो बॉक्स या बीआर बॉक्स का उपयोग डॉट डॉट उपयोग के साथ किया जाता है। तो वोल्टेज रेशियो बॉक्स का उपयोग किसके साथ किया जाता है, वोल्ट मीटर के साथ, एमीटर के साथ, या पोटेंशियोमीटर के साथ, या व्हीट स्टोन ब्रिज के साथ, ठीक है। तो 115 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पोटेंशियोमीटर के साथ हम वोल्ट रेशियो बॉक्स का प्रयोग करते हैं। दोस्तों क्या होता है कि कभी कभी आप थ्योरी जो पढ़ते हो, ठीक है, जो आपको डायरेक्टली थ्योरी पढ़ा देते हैं लोग, ठीक है, आपने डायरेक्टली थ्योरी पढ़ा तो कुछ क्वेश्चन होते हैं कि वो आपको थ्योरी में मिल नहीं पाते, ठीक है। तो इसीलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस की जाती है। वहाँ पे एग्जामिनर एक क्वेश्चन को कई प्रकार से पूछा होता है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने से काफ़ी हद तक के आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो इसलिए ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है। जब आप थ्योरी क्लास पूरी देख लिए हैं तो थ्योरी क्लास देखने के बाद आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करें, ठीक है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं आप देखेंगे तो आप आसानी से
आप कर सकते हो। ठीक है, तो वोल्टेज रेशियो बास का उपयोग कहाँ करते हैं? पोटेंशियोमीटर में करते हैं। ठीक है, ये सब क्वेश्चन को आप देखते रहे इसे। आइए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 116 है, एक एन फेज सर्किट में न्यूनतम डॉट डॉट वाट मीटर द्वारा पावर का मापन किया जा सकता है। अगर हमारी कोई एन फेज की सर्किट है तो उसमें न्यूनतम कितने वाट मीटर लगेंगे? वो n-1 होता है। ठीक है, यदि हमारा 3 फेज की सर्किट होती है तो उसमें हम 3-1 करके मतलब 2 वाट मीटर मेथड के माध्यम से पावर का मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा अगर ये कोई एन फेज सर्किट है, मतलब 4 फेज है, 3 फेज है, 5 फेज है, 6 फेज है, जितने फेज होगा हम उसमें वाट मीटर अगर हम प्रयोग करना होगा तो उस फेज में से 1 हम माइनस करके, ठीक है, तो उतने वाट मीटर का हम प्रयोग करेंगे। तो अगर 3 फेज के लिए तो 3-1 = 2 वाट मीटर का हम प्रयोग करके पावर का मापन कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 116 का ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 117 हमारा दोस्तों, बैलास्टिक गैल्वेनोमीटर में विक्षेपण बल आघूर्ण डॉट डॉट के समानुपाती होता है। तो दोस्तों जो हमारा बैलास्टिक गैल्वेनोमीटर होता है, ठीक है, ये क्या होता है कि ये हमारा करंट को मेजर नहीं करता, एक करंट के माध्यम से हमारा आवेश को मेजर करता है, पारगम्यता को मेजर करता है। ठीक है, फेज डिफरेंस को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस सब चीज़ों को मापने के लिए हम बैलास्टिक गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो बैलास्टिक गैल्वेनोमीटर का जो हमारा फेज होता है, ठीक है, टार्क जो होता है वो टार्क TD प्रोपोर्शनल क्या होता है? NIBA। ठीक है, इनके प्रोपोर्शनल होता है। तो हम जानते हैं कि स्प्रिंग के रूप में कंट्रोलिंग टार्क का प्रयोग किया जाता है। तो स्प्रिंग टार्क हमारा क्या होता है? TC = क्या होता है? K थीटा होता है। ठीक है, ऐसे अगर हम बैलेंसिंग कंडीशन में रखेंगे तो बैलेंसिंग कंडीशन में क्या हो जाता है? थीटा प्रोपोर्शनल क्या हो जाता है? I के। ठीक है, तो थीटा प्रोपोर्शनल क्या हो जाता है हमारा? I के। तो हमारा क्या होगा? वही पूछ रहा है कि हमारा जो कुंडली में डिफ्लेक्टिंग टार्क होगा वो किसके समानुपाती होगा? वो हमारे धारा के समानुपाती होता है। ठीक है, तो कुंडली में धारा के समानुपाती होगा। तो 117 का ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों जो हमारा गैल्वेनोमीटर होता है, एक गैल्वेनोमीटर होता है, एक बैलास्टिक गैल्वेनोमीटर होता है। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर तो ऑलरेडी इस हमारा करंट मापने के लिए प्रयोग करता है, आप सब जानते हो। ठीक है, इस बैलास्टिक गैल्वेनोमीटर को हिंदी में बोलते हैं प्रक्षेप मापी। ठीक है, तो क्या करता है? प्रक्षेप मापी बोलते हैं इसे हिंदी में। ठीक है, तो हमारा जो बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर होता है, हमने बताया कि क्या होता है कि आवेश को मेजर करने के लिए प्रयोग किया जाता है, चार्ज को। ठीक है, इसके अलावा क्या करता है? पारगम्यता को मेजर करता है। ठीक है, इन सब चीज़ों को मापने के लिए हम बैलास्टिक गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 118 की। क्वेश्चन नंबर 118 है दोस्तों कि AC पोटेंशियोमीटर में क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है ठीक DC पोटेंशियोमीटर के समान होते हैं, या बी हमारा DC पोटेंशियोमीटर की तुलना में सस्ते होते हैं, या ऑप्शन नंबर सी है का ऑपरेशन DC पोटेंशियोमीटर की तुलना में सरल होता है, या का ऑपरेशन पोटेंशियोमीटर की तुलना में जटिल होता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं 118 की। तो AC पोटेंशियोमीटर का जो ऑपरेशन होता है वो पोटेंशियोमीटर की तुलना में जटिल होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा 118 का। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, क्वेश्चन नंबर 120 है, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट डॉट डॉट क्या होता है? तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट किस लिए प्रयोग करते हैं? हम केवल AC मापन के लिए प्रयोग करते हैं, या ऑप्शन नंबर बी में दिया है केवल DC मापन के लिए प्रयोग करते हैं, या AC तथा DC दोनों मापन के लिए प्रयोग करते हैं, या पोलराइज टाइप के इंस्ट्रूमेंट हैं। तो हम जानते हैं दोस्तों जो हमारा मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट होता है, जो हमारा MI होता है, वो AC और DC दोनों मेजर के लिए प्रयोग किया जाता है, वोल्टेज एंड करंट। ठीक है, तो 120 का ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट AC और DC दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कई बार एक क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो को आप लाइक करें, यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, आइए हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 121 है दोस्तों, किसी राशि की इंडिकेटेड वैल्यू और ट्रू वैल्यू में जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो इसे बोलते हैं क्या? डायनेमिक एरर। ठीक है, डायनेमिक एरर जो होती है वो हमारी इंडिकेटेड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस होता है उसे इंडिकेटेड मतलब कि डायनेमिक एरर कहते हैं। बाकी हमारी जो मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बीच में अंतर होता है उसे बोलते हैं क्या? रिलेटिव एरर। ठीक है, लेकिन यहाँ रिलेटिव एरर की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे बात कर रहा है क्या? इंडिकेटेड वैल्यू और हमारे ट्रू वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है? उसे बोलते हैं हम डायनेमिक एरर।
तो 121 का ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर यही बात क्या होता मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, तो अगर मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बीच के डिफरेंस ज्ञात करना होता तो हमारा क्या हो जाता, रिलेटिव एरर हो जाती। ठीक है, मैंने आपको एरर एनालिसिस पढ़ाई है, एक एक चीज़ को अच्छे से बताया है। ठीक है, तो ये एरर एनालिसिस का क्वेश्चन था। ठीक है, आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 122 है दोस्तों कि डैम्पिंग बल वह बल है जो, बात कर रहा है डैम्पिंग फोर्स की, तो डैम्पिंग फोर्स क्या होता है आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर एम कह रहा है कि डैम्प इंस्ट्रूमेंट के मूविंग सिस्टम की शून्य स्थिति से गति कराता है। ठीक है, ये तो नहीं हो सकता दोस्तों, क्योंकि शून्य स्थिति से गति कराने के लिए हम डिफ्लेक्टिंग टार का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा डिफ्लेक्टिंग टार का विरोध करता है, इसके लिए दोस्तों क्या प्रयोग करते हैं, कंट्रोलिंग टार का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। प्रणाली की मूविंग प्रणाली पर केवल उस समय कार्य करता है जब वह गति करती है तथा यह बल सदा गति का विरोध करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि जब पॉइंटर हमारा कंपन करेगा, मूविंग करता रहेगा, तो उसी गति को कंट्रोल करने के लिए हम डैम्पिंग फोर्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 123 है दोस्तों कि कैपेसिटर वोल्टेज डिवाइडर का उपयोग समानता डॉट डॉट इंस्ट्रूमेंट की रेंज बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो हमारा जो कैपेसिटर वोल्टेज डिवाइडर का हम प्रयोग कहाँ करते हैं, ऑप्शन नंबर ए हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप इंस्ट्रूमेंट में, या ऑप्शन नंबर बी है इलेक्ट्रोडायनमोमीटर में, या ऑप्शन नंबर सी है इंडक्शन में, या ऑप्शन नंबर डी हमारा मूविंग आयरन में। तो हम जानते हैं कि हम जो हमारा कैपेसिटी वोल्टेज डिवाइडर होता है वो कहाँ प्रयोग किया जाता है, वो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप इंस्ट्रूमेंट में प्रयोग किया जाता है। क्योंकि इसका जो हमारा टार्क मिला था दोस्तों, हमने बताया था डिफरेंट टार्क टी डी इक्वल टू टी डी प्रोपोर्शनल क्या था, वी स्क्वायर डी सी अपान डी थीटा, अगर आपको याद होगा। ठीक है, मैंने आपको डिफ्लेक्टिंग टार्क फार्मूला लिखाया भी था। तो क्या होता है, कैपेसिटर के परिवर्तन पर भी निर्भर करता है हमारा इसका प्रिंसिपल। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो होता है उसमें हम वोल्टेज कैपेसिटी वोल्टेज डिवाइडर का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा 123 का। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 125 है दोस्तों कि डायनमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट में फिक्स्ड कॉइल या स्थिर कॉइल को प्रायः क्या कहते हैं। ठीक है, आपको बताना है डायनमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट में स्थिर कुंडली को प्रायः ऑप्शन नंबर ए है पोटेंशियल कुंडली के समान प्रयोग किया जाता है, या धारा कुंडली के समान प्रयोग किया जाता है, या धारा और पोटेंशियल कुंडली के समान प्रयोग किया जा सकता है, या ऑप्शन नंबर डी है डायनमोमीटर इंस्ट्रूमेंट में स्थिर कुंडली नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, मैंने डायनमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट का आपको फिगर बनाया था, मैंने आपको वहाँ बताया था 2 कॉइल प्रयोग की जाती हैं, एक प्रेशर कॉइल होती है और एक हमारी क्या कहते हैं मतलब पोटेंशियल कॉइल होती है। ठीक है, 2 प्रकार की कॉइल होती है। तो हमने बताया था कि जो हमारा फिक्स्ड कॉइल होती है या फिक्स्ड कॉइल, ठीक है, फिक्स्ड कॉइल को ही बोलते हैं क्या हम, करंट कॉइल या धारा कुंडली। तो 125 का ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है दोस्तों, ये सब पॉइंट मैंने आपको लिखाए थे दोस्तों। मैं आपसे बार बार कहूँगा यदि आप अभी थ्योरी की क्लास नहीं देखे हैं तो आप इंस्ट्रूमेंट की थ्योरी की क्लास ज़रूर देखें। ठीक है, ऑलरेडी मैंने आपको एक एक पॉइंट अच्छे से लिखाया है। यदि आपने थ्योरी क्लास अगर देख ली ना तो आप हर एक क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। ठीक है, हर एक क्वेश्चन का आपको लिंक उस थ्योरी की क्लास से मिल जाएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं कोई पॉइंट आपको मिल जाएगा, उस पॉइंट से आप क्वेश्चन को लिंक करोगे तो हर एक क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से दे सकोगे। लेकिन क्या है कि वो पॉइंट आपको आपके दिमाग में याद होने चाहिए। ठीक है, यदि वो पॉइंट आपको याद हैं, एक बार आप वीडियो को देखें, नहीं समझ में आया आप दोबारा वीडियो को देखें। ठीक है, लेकिन उन पॉइंट को आप याद रखें और पॉइंट को आप समझने का प्रयास करें। यदि आपको सभी पॉइंट आपको याद हैं जो मैंने आपको बताए हैं थ्योरी क्लास में, तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के हर एक क्वेश्चन का जवाब आप आसानी से दे लोगे। ठीक है, आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 126 है, निम्न में से किस यंत्र में मापन के समय सबसे कम शक्ति व्यय होती है। तो सबसे कम पावर का व्यय किस इंस्ट्रूमेंट में होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा PMMC इंस्ट्रूमेंट, ऑप्शन नंबर बी हमारा वैक्यूम ट्यूब वोल्ट मीटर या BTVM, ऑप्शन नंबर सी हमारा डी आर्सोनवाल इंस्ट्रूमेंट, या ऑप्शन नंबर डी है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो सबसे कम पावर का व्यय दोस्तों कहाँ पे होता है, और सबसे कम पावर का व्यय हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट में होता है। तो 126 का ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 127 है कि 127 में कह रहा है कि निम्न में रॉन्ग स्टेटमेंट है। ठीक है, आपको छांटना है कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए की
एमीटर परिपथ के श्रेणी में कनेक्ट किया जाता है। बात सही है, क्योंकि हम एमीटर को हमेशा किसी भी सर्किट के सीरीज में लगाते हैं। तो पहला ऑप्शन तो मेरा सही हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी की बात कर रहे हैं हम। वोल्ट मीटर मापे जाने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स सोर्स अथवा वोल्टेज ड्रॉप के समानांतर में कनेक्ट किया जाता है। ये भी सही है कि वोल्ट मीटर को हमेशा हम पैरेलल में लगाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी भी हमारा करेक्ट है। बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी की बात कर लेते हैं कि ओम मीटर प्रतिरोध मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। ये भी सही है। ठीक है, ओम मीटर का हम प्रयोग क्या करते हैं, रजिस्टेंस मापने के लिए करते हैं। ये बात सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में क्या रहा है, इसको आप ध्यान से देखें कि वाट मीटर ऊर्जा मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। ये ऑप्शन गलत है। वाट मीटर का प्रयोग हम पावर को मेजर करने के लिए करते हैं, ना कि एनर्जी को। ठीक है, तो 127 का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी ही गलत है, जो कि वाट मीटर का प्रयोग एनर्जी मीटर के लिए हम नहीं करते हैं, मतलब कि एनर्जी मापने के लिए नहीं करते हैं, बल्कि हम वाट मीटर का प्रयोग पावर को मेजर करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो 127 का ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 128 है दोस्तों। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया भी है। ठीक है, तो सभी एमीटर एवं वोल्ट मीटर, जितने आपके एमीटर हैं, जितने टाइप के आपके वोल्ट मीटर हैं, लगभग डाट पावर 6 मतलब पावर डिसिपेशन के लिए डिजाइन किए जाते हैं। तो उनकी एक रेंज होती है हर इंस्ट्रूमेंट की, लगभग वो इतने से इतने के बीच में उनका डिजाइन किया जाता है पावर डिसिपेशन के लिए। ठीक है, जैसे हो गया ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 0.02 वाट से लेके 0.05 वाट के बीच में, या 0.2 वाट से लेके 0.5 वाट के बीच में, या ऑप्शन नंबर सी हमारा 2 से 5 वाट के बीच में, जो कि बहुत ज़्यादा हो जा रही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा 1 से 10 वाट के बीच में। तो इतना पावर डिसिपेशन नहीं चलेगा दोस्तों। ठीक है, तो क्या होता है कि इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा होता है 0.2 वाट से लेके 0.5 वाट के बीच में, यही आपके एमीटर हों, यही आपके वोल्ट मीटर हों, उनके बीच में लगभग इतना पावर क्षय होता है, इतना ही पावर का कंजप्शन या डिसिपेशन वो करते हैं। ठीक है, तो 128 का ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। 129 है दोस्तों। मैगर सामान्यतः, मैगर क्या होता है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए क्या मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा हॉट वायर टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है, या ऑप्शन नंबर डी हमारा मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको जब मैगर पढ़ाया था तो मैगर मैंने आपको लिखाया था कि यहाँ पर हम स्प्रिंग के रूप में कंट्रोलिंग टार का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, हमने बताया था कि आपको वहाँ पर कंट्रोलिंग टार के रूप में हम स्प्रिंग का प्रयोग नहीं करते थे। वहाँ पर हम कंट्रोलिंग टार के रूप में किसका प्रयोग करते थे, कंट्रोलिंग टार के रूप में हम कॉइल का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे, कॉइल का प्रयोग करते थे मैगर में। ठीक है, तो मैगर हमारा किस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है, मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 129 का ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 130 है दोस्तों। मापन यंत्रों में ज्वेल्स का उपयोग डाट के लिए किया जाता है। ज्वेल्स क्या होता है दोस्तों, मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, जब मैंने आपको ग्रेविटी कंट्रोल पढ़ाया था, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि ज्वेल बियरिंग होती है प्रकार की। क्या होती है, ज्वेल्स एक बियरिंग होती है। और ज्वेल्स बियरिंग का हम प्रयोग किस लिए करते हैं, ज्वेल्स बियरिंग का प्रयोग हम करते हैं टीयर एंड बियर लॉसेस को कम करने के लिए। कौन से लॉसेस को, टीयर एंड बियर लॉसेस को कम करने के लिए हम प्रयोग करते हैं बियरिंग का। तो ज्वेल्स क्या है, ज्वेल्स एक प्रकार की बियरिंग है। ठीक है, मैंने आपको लगभग मैंने जो इंस्ट्रूमेंट पढ़ाए हैं हर जगह आपको मैंने दिखाया था कि जहाँ पर बियरिंग का प्रयोग होता था, ज्वेल्स बियरिंग का, वो सारे फिगर आपके लिए मैंने ड्रा किए थे। मैंने बताया था कि बियरिंग का कार्य क्या होता है। तो बियरिंग क्या होती है हमारी, जो टीयर और बियर लॉसेस होती है। ठीक है, इन टीयर और बियर लॉसेस को कम करने के लिए ही हम बियरिंग का प्रयोग करते हैं। तो 130 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ज्वेल्स क्या होता है, ज्वेल्स ये प्रकार की बियरिंग है। ठीक है, आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 131 है। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में फ्रीक्वेंसी कंपनसेशन के लिए ऑप्शन नंबर ए है हमारा स्थिर कुंडली के श्रेणी में एक कैपेसिटर कनेक्ट किया जाता है, या फिक्स्ड कॉइल के समानांतर में एक कैपेसिटर कनेक्ट किया जाता है,
या ऑप्शन नंबर सी है कुंडली के श्रेणी में एक उच्च प्रतिरोध कनेक्ट किया जाता है, या ऑप्शन नंबर डी है कुंडली की श्रेणी में एक कम मान का प्रतिरोध कनेक्ट किया जाता है। तो 131 का ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिक्स्ड कॉइल के समानांतर में एक हम कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं जिससे मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में जो फ्रीक्वेंसी का कंपनसेशन होता है उसको कम किया जा सके। ठीक है, तो 131 का ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 132 हमारा अधिकांश इलेक्ट्रिकल मापन इंस्ट्रूमेंट मूलतः डॉट डॉट होती हैं। जो हमारे इलेक्ट्रिकल मापन इंस्ट्रूमेंट होते हैं मूलतः किस प्रकार के होते हैं? वोल्ट मीटर्स होते हैं, धारा मीटर्स होते हैं, या चुंबकीय प्रभाव पर आधारित मीटर्स होते हैं, या पावर मीटर होते हैं। तो हमारे जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं दोस्तों वो क्या होते हैं? वो करंट मीटर होते हैं या धारा मापी होते हैं। ठीक है, तो धारा मीटर्स होते हैं हमारे मैक्सिमम इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, वो धारा मीटर्स होते हैं। तो 132 का ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 133 है हमारा कि किसी इंस्ट्रूमेंट द्वारा फुल स्केल पर मापी गई राशि तथा इंस्ट्रूमेंट द्वारा ली गई पावर के अनुपात को क्या कहते हैं? ठीक है, किसी इंस्ट्रूमेंट द्वारा मापी गई राशि तथा इंस्ट्रूमेंट द्वारा ली गई पावर के अनुपात को हम क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर है इंस्ट्रूमेंट फिडेलिटी कहते हैं, या इंस्ट्रूमेंट रिजोल्यूशन कहते हैं, या इंस्ट्रूमेंट सेंसिटिविटी कहते हैं, या इंस्ट्रूमेंट दक्षता कहते हैं। तो क्या होता है दोस्तों? इंस्ट्रूमेंट की जो फुल स्केल पर मापी गई राशि होती है और इंस्ट्रूमेंट द्वारा ली गई पावर के अनुपात को हम क्या कहते हैं? इंस्ट्रूमेंट का रिजोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो 133 का ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 135 है व्यंजक थीटा प्रोपोर्शनल वी स्क्वायर डी सी अपान डी थीटा किस इंस्ट्रूमेंट से संबंधित है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर है हमारा मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट, या इलेक्ट्रोडायनमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट, या इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप इंस्ट्रूमेंट, या इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो 135 का ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप इंस्ट्रूमेंट। मैंने आपको बताया था इसका क्या होता है, डिफ्लेक्टिंग टार्क होता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप इंस्ट्रूमेंट का। तो बताया था थीटा प्रोपोर्शनल होता है वी स्क्वायर डी सी अपान डी थीटा की। तो इसकी स्केल भी क्या होती है? इसकी स्केल भी क्या होती है? नॉन लीनियर होती है। ठीक है, स्केल क्या होती है? नॉन लीनियर होती है। क्यों? क्योंकि थीटा प्रोपोर्शनल है हमारा वोल्टेज के स्क्वायर के। ठीक है, तो स्केल भी इसकी नॉन लीनियर होती है। बाकी हमने बताया था इसके बारे में, ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंसिपल पर कार्य करता है। इसको हम हाई वोल्टेज को मेजर करने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसका हम प्रयोग कहाँ करते थे दोस्तों? इसका प्रयोग हम करते थे सब स्टेशन पर। जितने बिजली घर होते हैं हमारे सब स्टेशन होते हैं वहाँ पर हम वोल्टेज को मेजर करने के लिए हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्या होता है कि ये हमारा किलो वोल्ट के रेंज में वोल्टेज को मेजर भी करता है। कई क्वेश्चन इससे आते हैं। इसकी एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी होती है। ठीक है, इसमें हम कंट्रोलिंग टार्क के रूप में हम स्प्रिंग का प्रयोग करते हैं। ये सभी बातें हमारी क्या हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप इंस्ट्रूमेंट की हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों। कई बार इसके कई क्वेश्चन मिले हैं, आपने देखा होगा। अभी तक हम 135 क्वेश्चन तक पहुँचे हैं और इंस्ट्रूमेंट से कई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आपको इंस्ट्रूमेंट के बारे में जो सारे पॉइंट लिखाए हैं उस पॉइंट को आप याद रखें, वहीं से आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, मैंने आपसे बोला था कि हर इंस्ट्रूमेंट का आप कुछ याद रखो या नहीं याद रखो, लेकिन उसका डिफ्लेक्टिंग टार्क का फार्मूला आप जरूर याद रखोगे। जब आप डिफ्लेक्टिंग टार्क का फार्मूला आप याद रखोगे तो उसका काफ़ी हद तक आपको उसके प्रिंसिपल के बारे में पता चल जाता है, उसकी स्केल के बारे में पता चल जाता है। बाकी इस तरह के क्वेश्चन भी आपको आ जाएंगे देखने के लिए, तो आप आसानी से कर सकते हो। तो इसलिए आप ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट है नहीं, 7-8 इंस्ट्रूमेंट हैं, तो आप 7-8 इंस्ट्रूमेंट के डिफ्लेक्टिंग टार्क जो फार्मूला है आप आसानी से याद कर लीजिए। ठीक है, आइए दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसके पहले दोस्तों मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें। यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। ठीक है, आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 136 है हार्ट वायर इंस्ट्रूमेंट डॉट डॉट प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन नंबर है हमारा एवरेज वैल्यू को, या ऑप्शन नंबर बी हमारा औसत मान से गणना कर आरएमएस मान, या ऑप्शन नंबर सी हमारा पीक मान तथा क्रेस्ट फैक्टर से आरएमएस मान को, या ऑप्शन नंबर डी हमारा उत्पन्न ऊष्मा के आधार पर ट्रू आरएमएस मान मेजर करता है। ठीक है, मैंने आपको दोस्तों बताया था भी कि हमारा हार्ट वायर इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो आरएमएस वैल्यू को मेजर करता है। ठीक है, तो आरएमएस वैल्यू को तो मेजर करता है, लेकिन किसके आधार पर? उत्पन्न ऊष्मा के आधार पर। तो हार्ट वायर इंस्ट्रूमेंट में उत्पन्न ऊष्मा होती है क्या, इक्वल टू क्या होता था, हीट हमारी क्या होती थी, I² RT। ठीक है, ये हमारी हीट जनरेट होती थी
उसमें हम वायर का प्रयोग करते थे। आपने देखा होगा उसका प्रिंसिपल, मैंने आपको बताया था कि एक वायर का प्रयोग करते थे, उसमें हमें आउटलेट सप्लाई देते थे तो वायर हीट होता था। जब उसी वायर के माध्यम से हम पॉइंटर को कनेक्ट रखते थे, ठीक है, जब वायर हमारा हीट करता था तो वायर हीट करने के बाद क्या होता था, उसमें जो है लचक आती थी वायर में। जब वायर में लचक आती थी तो वायर क्या करता था, उसकी पॉइंटर की जो स्केल होती, पॉइंटर जो होती थी वो मूव करती थी। जब पॉइंटर हमारी मूव करती थी, ठीक है, ये हमारी जब पॉइंटर मूव करेगी तो उसी के अकॉर्डिंग हमको क्या मिलती थी, वो हमको रीडिंग देता था, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, प्रिंसिपल था हमारा हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट का, ठीक है। हमने दोस्तों आपको अच्छे से बताया है, ठीक है। अगर आप थ्योरी की क्लास देखे हो तो ठीक है, अगर नहीं देखे हैं तो आप जाके उस थ्योरी को देखें। अगर आप थ्योरी की क्लास देखे होंगे तो इन सब क्वेश्चन का जवाब आप आसानी से दे सकते होंगे, ठीक है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 137 है, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में कंट्रोलिंग टायर डॉट डॉट द्वारा उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा चुंबकीय, इलेक्ट्रोडायनेमिक तथा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रभाव द्वारा। ऑप्शन नंबर ए तो हमारा गलत हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा स्प्रिंग अथवा गुरुत्व कंट्रोल द्वारा, ठीक है। तो जो दोस्तों हमारा जो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है तो उसमें जो हमारा टार्क जनरेट होता है, कंट्रोलिंग टार्क, वो स्प्रिंग भी हो सकता है और ग्रेविटी भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, ठीक है। 137 का ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 139 है हमारा, ताप नियंत्रण या टेम्परेचर कंट्रोल के लिए उपयोग में लाए जाने वाले थर्मोस्टेट डॉट डॉट हैं, ठीक है। तो हमारा टेम्परेचर कंट्रोल के लिए उपयोग में लाए जाने वाले थर्मोस्टेट कौन से होते हैं, इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है, रिगार्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है, या कंट्रोलिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है, या डिजिटल टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। तो हमारा जो टेम्परेचर कंट्रोल के लिए हम प्रयोग करते हैं कौन सा होता है, वो कंट्रोलिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा 139 का, ठीक है। आइए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 140 है, 1 मीटर की रीडिंग 200 मिली वोल्ट है, ठीक है, और 1 मिली एम्पियर है, और इस मीटर की रेंज हमको बढ़ाना है कितना, वोल्ट वोल्ट 1 वोल्ट तक इसकी रेंज को बढ़ाना है। तो मीटर के साथ में श्रेणी में डॉट डॉट का प्रतिरोध कितनी ओम का लगाया जाएगा, ठीक है। मतलब कि आपको ज्ञात करना है दोस्तों क्या, कि हमारा एक वोल्ट मीटर दिया हुआ है, ठीक है, ये हमको मेजर करता है, इसकी जो मेजर करने की जो क्षमता है कितनी है, 200 मिली वोल्ट है, लेकिन हमको मापना कितना है, 1 वोल्ट तक। तो हमको बताना है कि कितने रजिस्टेंस हम इसके सीरीज में लगा दें कि वो हमको इतना वोल्टेज मेजर करके दे दे, ठीक है। मतलब हमको दिया है क्या, RM, ठीक है, RM का मान हमको ज्ञात करना है, RM का मान भी नहीं दिया है, ठीक है, लेकिन हमको क्या दिया है, वोल्टेज दिया हुआ है, तो वोल्टेज के माध्यम से हम RN का मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ देखिए करंट दिया हुआ है, करंट भी दिया हुआ है, वोल्टेज भी दिया हुआ है, तो RM का मान पहले हम निकाल लेंगे यहाँ से। तो RM का मान निकालेंगे क्या, तो 200, ठीक है। रजिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है कि V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R होता है। अगर हमको R निकालना होगा तो क्या कर लेंगे, V अपान I कर लेंगे। तो V का मान हमको क्या मिला है, 200 मिली वोल्ट है। तो 200 मिली वोल्ट को अगर हम 1 मिली वोल्ट से हम भाग देंगे तो कितना आएगा, 200। तो हमको जो RM मिल गया, तो RM तो मिल गया हमको, मतलब मीटर रजिस्टेंस कितना मिल गया, 200 ओम, ठीक है। मीटर रजिस्टेंस हमको मिल गया 200 ओम, ठीक है, ये चीज़ मिल गया हमको 200 ओम। अब हम बात करते हैं क्या, कि पहले हम इसकी निकालेंगे मल्टीप्लिकेशन फैक्टर यम। तो यम क्या होता है हमारा, आई अपान आई एम होता है, ठीक है। तो आई का मान हमारा कितना है, आई का मान हमको ले जाना है कितना, 1 वोल्ट तक, ठीक है। मतलब दोस्तों कि VM के केस में हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम वोल्टेज की बात कर रहे हैं, हम करंट की बात नहीं कर रहे हैं। तो V अपान क्या हो जाएगा, VM। तो V का मान हमको कितना दिया हुआ है, V का मान हमको दिया है 1 वोल्ट हमको मापना है। बाकी जो वोल्ट मीटर की रीडिंग दिया हुआ कितना है, 200 है, ठीक है, ये 200 है, मिली वोल्ट में है, ठीक है, 200 मिली वोल्ट है। तो हम 200 से अगर 1 को हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो हमारा कितना हो जाएगा, इसको आप डिवाइड कर लीजिए। अगर 200 अगर ऊपर जाएगा लगभग हो जाएगा हमारा मिली वोल्ट में है, मतलब 1/200 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है। तो ये 2 से 2 तो ये चला जाएगा, ठीक है, 2 से 2 पावर चली गई, मतलब ये नीचे आ गया 0.2, ठीक है। दोस्तों क्योंकि देखिए सॉल्व करने में थोड़ा प्रॉब्लम इसलिए होती है कि स्क्रीन थोड़ा छोटी होती है, आप इसे समझने का प्रयास करें, ठीक है। क्या होगा कि 10 पावर -3 से अगर हम 200 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.2 आ जाएगा, ठीक है। जब 0.2 आ गया तो 0.2 से अगर 1 में हम डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, अब पॉइंट अगर हटाएंगे तो ऊपर चला जाएगा 0, 10 हो जाएगा। तो 10 को अगर हम 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। ये हमको मिल गया 5। तो हमको मल्टीप्लिकेशन फैक्टर एम का मान मिल गया है 5,
रेजिस्टेंस, मीटर रेजिस्टेंस आर एम का मान मिल गया हमको 200 ओम। तो हम सीरीज रेजिस्टेंस यहीं से ज्ञात कर लेंगे। तो सीरीज रेजिस्टेंस फार्मूला क्या होता है वोल्ट मीटर केस में, आर इज इक्वल टू होता है आर एम इंटू एम माइनस वन। ये फार्मूले मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो एम माइनस वन होता है, तो आर एम का मान हमको कितना मिल गया है, 200 मिल गया है, ठीक है। ये हमको 200 हो गया, और एम का मान कितना मिला हमको 5। तो 5 माइनस वन करेंगे तो क्या हो जाएगा 200 इंटू 5 माइनस वन इंटू क्या हो जाएगा 4। तो अगर 4 दूनी 8 क्या हो जाएगा 800, ठीक है। 800 ओम के आसपास में मेरा रिजल्ट आया है, ठीक है। तो हमको जो अगर हम 800 ओम कर देंगे तो ऑप्शन देख रहे हैं, कोई ऑप्शन इसमें दोस्तों मिल नहीं रहा, ठीक है। देख रहे हैं हमको कोई ऑप्शन मिल नहीं रहा है 800 का, ठीक है। तो लगभग 900 के आसपास में आ रहा है, लेकिन 900 नहीं होगा, इससे आप 800 कर लीजिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा इसमें 140 का। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, कितना आएगा 800 आएगा दोस्तों, ठीक है, 900 नहीं आएगा। इसे आप फिर से एक बार आप प्रयास कर लीजिएगा लगाने का, ठीक है। मैंने ऑलरेडी ज्ञात किया है, बाकी आप देख लीजिएगा तरीका क्या है। पहली बात तो मीटर में हमको करंट दी है, मतलब करंट 1 मिली एम्पियर है, वोल्टेज हमको दिया हुआ है 200 मिली वोल्ट। तो यहाँ से हम मीटर रजिस्टर निकाल लेंगे। तो मीटर रजिस्टर निकालोगे तो आपको आर एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, वी एम अपान आई एम, ठीक है, क्योंकि मीटर करंट भी दी गई है। तो इसका माध्यम से आप 200 को अगर आप 200 मिली वोल्ट है, 200 मिली एम्पियर, मिली एम्पियर मिली एम्पियर कट जाएगा, ठीक है, मिली से मिली कट जाएगा, लगभग हो जाएगा 200। मतलब कि आर एम का मान तुम्हारा ऑलरेडी 200 यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। बाकी आप ऐसे और चीज़ें आप ज्ञात कर लेना, ठीक है। तो आप आसानी से ज्ञात करो दोस्तों, तो इसका 800 ही आएगा, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, ठीक है। तो 800 ही होगा, 140 का ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप इसे देखिएगा एक बार प्रयास करके, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर सही आ रहा था कि नहीं, ठीक है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बस फार्मूला आपको याद होना चाहिए, फार्मूला क्या होगा उसका, फार्मूला यही होगा। अगर वोल्ट मीटर को हम सीरीज में लगाते हैं, क्या होता है कि आर एम इंटू एम माइनस वन, ठीक है। अगर वोल्ट मीटर की रीडिंग को बढ़ाना होता है तो ये फार्मूला हम लगाते हैं, ठीक है। आइए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 141 है, 200 मेगा ओम स्तर के प्रतिरोध के मापन के लिए उपयुक्त मीटर कौन सा है, ठीक है। 200 मेगा ओम बहुत अधिक वैल्यू होती है, तो उसके मापने के लिए क्या प्रयोग करते हैं दोस्तों, हम मैगर का प्रयोग करते हैं। तो मैंने बताया था कि बहुत अधिक रजिस्टेंस या इंसुलेशन रजिस्टेंस को मापने के लिए हम मैगर का प्रयोग करते हैं। तो 141 का ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 142 हमारा, एक परिपथ में धारा आई तथा वोल्टेज भी का मापन किया जाता है, तो एमीटर में पावर 6 होगा यदि एमीटर का प्रतिरोध आर ए है तब, ठीक है। एमीटर रेजिस्टेंस आर ए दिया हुआ है, तो उसमें पावर 6 कितना होती है। तो पावर का फार्मूला दोस्तों आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो पी इक्वल टू क्या होता है, वी इंटू आई होता है पहला। दूसरा क्या होता है, आई स्क्वायर आर होता है, ठीक है, आई स्क्वायर आर ए होता है। इसके अलावा हमारा क्या होता है, वी स्क्वायर अपान आर ए, ठीक है। ये हमारे पावर 6 के फार्मूले होते हैं। लेकिन बात कर रहा है कि इसमें एमीटर में धारा और वोल्टेज का मापन किया जाता है, ठीक है। वोल्टेज और हम करंट का मापन करते हैं। तो अगर हम पावर 6 हमको किस केस में देना है, रजिस्टेंस के केस में देना है, तो वी स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा, आर ए हो जाएगा, ठीक है। तो 142 का ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो बी स्क्वायर अपान आर ए, ठीक है। तो पावर लॉस हमको एमीटर रेजिस्टेंस के केस में देनी है, ठीक है। तो मीटर रेजिस्टेंस के केस में देनी है पावर लॉस, तो 142 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, वी स्क्वायर अपान आर ए, ठीक है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 143 है, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में भंवर धारा डैम्पिंग प्रयुक्त नहीं की जा सकती है क्योंकि इसके इंस्ट्रूमेंट का भार बढ़ जाएगा या अस्थायी चुंबक के उपयोग से डिफ्लेक्शन प्रभावित होगा जिससे रीडिंग त्रुटिपूर्ण होगी। तो ऑप्शन नंबर यही सही हो जाएगा हमारा, क्योंकि इसमें हम एडी करंट डैम्पिंग का प्रयोग इसलिए नहीं करते हैं, ठीक है, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में, क्योंकि अस्थायी चुंबक के उपयोग से डिफ्लेक्शन प्रभावित होगा जिससे रीडिंग हमारी त्रुटिपूर्ण होगी। क्योंकि हमने देखा था कि मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में हम मैग्नेट का प्रयोग करते थे, ठीक है। परमानेंट मैग्नेट का प्रयोग करने की वजह से, ठीक है, यदि हम एडी करंट डैम्पिंग का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, उसकी रीडिंग हमारी क्या हो जाती है, रीडिंग में एरर हो जाती है, तो इसीलिए हम उसका प्रयोग नहीं करते हैं। तो 143 का ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 144 हमारा, निम्न में से कौन सा यंत्र सिग्नल तरंग के आकार पर निर्भर न करते हुए डॉट डॉट
ट्रू आरएमएस रीडिंग प्रदर्शित करेगा। ठीक है, उस इंस्ट्रूमेंट को बताना है आपको जो सिग्नल के तरंग के आकार पर निर्भर न करते हुए यानी इरिस्पेक्टिव ऑफ सिग्नल वेव फॉर्म टू आरएमएस रीडिंग प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा मूविंग कॉइल मीटर, ऑप्शन नंबर बी है हमारा मूविंग आयरन मीटर, ऑप्शन नंबर सी है हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीटर, ऑप्शन नंबर डी है हमारा थर्मोकपल मीटर। ठीक है, तो हमारा थर्मोकपल मीटर ही है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। ठीक है, आइए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। 146 से हमारा हार्ट वायर इंस्ट्रूमेंट का डिफ्लेक्शन डॉट डॉट पर निर्भर करता है, एसी के आरएमएस मान पर, वोल्टेज पर, एसी के औसत मान पर या एसी के तात्क्षणिक मान पर। मैंने दोस्तों बताया था आपको कि हमारा जो आरएमएस इंस्ट्रूमेंट होता है, सॉरी दोस्तों आरएमएस इंस्ट्रूमेंट नहीं, जो हार्ट वायर इंस्ट्रूमेंट होता है वो एसी का आरएमएस मान मापता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन रिवाइज भी हुआ है, इसके पहले भी इस क्वेश्चन को ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ। ठीक है, आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 147 है मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट को डॉट डॉट मापने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा उच्च आवृत्ति की धारा, ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी की अल्टरनेटिंग करंट, या ऑप्शन नंबर बी है हमारा निम्न आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा, या ऑप्शन नंबर सी हमारा एसी तथा डीसी दोनों, या ऑप्शन नंबर डी है केवल डीसी। ठीक है, तो हमारा क्या था दोस्तों कि हमारा था मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, इसे बोलते हैं मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट को ही बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल या पीएमएमसी से बोला जाता है। तो हम जानते हैं कि पीएमएमसी क्या मेजर करता है, पीएमएमसी ओनली हमारा डीसी को मेजर करता है। ठीक है, तो 147 का ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 148 है दोस्तों, इंस्ट्रूमेंट की त्रुटि समानता डॉट डॉट के प्रतिशत में दी जाती है, राज का मापा गया मान या फुल स्केल मान या मध्य मान या आरएमएस मान। हमारा जो इंस्ट्रूमेंट में जो एरर होती है दोस्तों वो हम किस में देते हैं, फुल स्केल की रीडिंग में देते हैं। ठीक है, फुल स्केल वैल्यू पर देते हैं। तो 148 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इंस्ट्रूमेंट की त्रुटि समानता फुल स्केल मान के प्रतिशत में दी जाती है। ठीक है, तो 148 का ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 149 हमारा मिली एमीटर को वोल्ट मीटर की भांति प्रयुक्त करने के लिए श्रेणी प्रतिरोध का मान डॉट डॉट होगा। ठीक है, यदि कोई आपके पास मिली एमीटर है उसे हम वोल्ट मीटर में प्रयोग करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसका रजिस्टेंस क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो मैंने आपको तो बताया था कि यदि हमको वोल्ट मीटर में प्रयोग करना होता है, ठीक है, तो क्या लगाते हैं हम सीरीज में रजिस्टेंस लगाते हैं हाई वैल्यू का। तो हाई वैल्यू को सीरीज को रजिस्टेंस लगाने के लिए, ठीक है, मैंने आपको फार्मूला भी बताया था। ठीक है, तो उसी फार्मूले को आपको लिखना है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आर एस इक्वल टू हो जाएगा हमारा वी अपान आई एम इंटू आर एम। ठीक है, तो 149 का ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सीरीज रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी अपान आई एम माइनस आर एम। ठीक है, वी अपान आई एम माइनस आर एम। 149 का वी हमारा करेक्ट है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। दोस्तों 149 के बाद फिर से देखिए। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि देखिए वी क्या हमारा वोल्टेज टू मेजर्ड है, आई हमारा फुल स्केल करंट है, आर हमारा मीटर रेजिस्टेंस है, एन हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ मीटर है। ठीक है, तो इसके लिए हमारा जो मिली मीटर को एकदम वोल्ट मीटर की भांति हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, यदि हम मिली मीटर को वोल्ट मीटर की भांति हम प्रयोग करते हैं मिली मीटर को, तो उसके लिए हम देखते हैं कि क्या वोल्ट मीटर की हम जो रीडिंग बढ़ाने के लिए प्रयोग करते थे ये वाला फार्मूला होता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वोल्ट मीटर की रीडिंग को नहीं बढ़ाना है। ठीक है, नहीं यदि आप कंफ्यूज हो जाओ सर आर एस इक्वल टू, तो आपने बताया था सीरीज लगाने के लिए आर एम इंटू एम माइनस वन। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे इसके रीडिंग को नहीं बढ़ाना है, यहाँ पे हमको मिली मीटर को चेंज करके वोल्ट मीटर के रूप में प्रयोग करना है। तो उसके लिए ये फार्मूला होगा। ठीक है, आर एस इक्वल टू क्या होगा, वी अपान आई एम माइनस आर एम। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है, नहीं तो आप कन्फ्यूज हो सर कि तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, क्योंकि आपने ये बताया था, लेकिन यहाँ उन्होंने बताया था कि जब वोल्ट मीटर की रीडिंग को बढ़ाना होता था तब ये फार्मूला लगाते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वोल्ट मीटर की रीडिंग को बढ़ाना नहीं है। ठीक है, क्या करना है, यहाँ एक मिली मीटर है हमारा, उसको हमको चेंज करना है वोल्ट मीटर के रूप में, तो ये वाला फार्मूला हमारा लगता है। ठीक है, आर एस इक्वल टू वी अपान आई एम माइनस आर एम। ठीक है, हम आशा करते हैं कि चीज़ आपको समझ में आई होगी, क्योंकि दोस्तों मैंने ये चीज़ आपको थ्योरी में पढ़ाया नहीं था कि एक मीटर को हम वोल्ट मीटर में कैसे चेंज करते हैं, या एक वोल्ट मीटर को एक मीटर में कैसे चेंज करते हैं। एक क्वेश्चन आपके यहाँ का लेवल का नहीं है। ठीक है, लेकिन ऑलरेडी एक बुक में क्वेश्चन मिला था तो मैंने आपको करा दिया। बाकी एक क्वेश्चन आपके यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि थोड़ा हाई लेवल क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी आप इसको देख लीजिएगा, यही हमारा इसका फार्मूला है। ठीक है,
आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर हमारा 150 है दोस्तों। मिली एमीटर को क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर ए वोल्ट मीटर तथा मीटर दोनों की भांति प्रयोग किया जा सकता है, या ऑप्शन नंबर बी है वाट मीटर की भांति प्रयोग किया जा सकता है, या ऑप्शन नंबर सी है ओम मीटर की भांति प्रयोग किया जा सकता है, या ऑप्शन नंबर डी है फ्रीक्वेंसी मीटर की तरह प्रयोग किया जा सकता है। तो हमारा जो मिली एमीटर होता है दोस्तों, मिली एमीटर के माध्यम से ऑलरेडी हम क्या वोल्ट मीटर और एमीटर दोनों की भांति प्रयोग कर सकते हैं। तो एक मिली एमीटर को हम वोल्ट मीटर एवं एमीटर दोनों की तरह प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो 150 का ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहा। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।